स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम क्लास 9 गणित में अध्याय 10 व्रत का रेमेडियल मॉडल संपूर्ण रूप से हल करने वाले हैं। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है हमारा वो है सही विकल्प। ठीक है, तो सही विकल्प करने से पहले हम कुछ आपको बताना चाहेंगे, जरा उसे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्रत की कि व्रत आखिरकार होता क्या है। तो आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, व्रत एक ज्यामितीय आकृति होती है, ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्री है ना, ज्यामितीय शेप, ज्योमेट्रिकल आकृति होती है जिसमें एक केंद्र होता है। ठीक है, और ये जो आपको वृत्ताकार दीवार दिख रही है, वृत्ताकार दीवार परिधि कहलाती है। ये एक वृत्त का केंद्र है। ये जो आपको दीवार दिख रही है स्टूडेंट्स, ये है वृत्त की परिधि। और केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से दर्शाते हैं। और दो परिधियों है ना, केंद्र के दोनों ओर जो परिधि तक का जो दूरी है, ये पूरी दूरी ए से बी तक की, ये आपकी व्यास कहलाती है। आपको क्लास में भी इसके बारे में बताया गया था। ओके, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको और भी चीजों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, ये आपको बता दिया गया था। ओके, तो आइए अब हम हमारे टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो है सही विकल्प का। तो सही विकल्प ये है, पहला प्रश्न, 3 असंरेखीय बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। 3 असंरेखीय, देखिए संरेखी वो होता है, संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे। तो बोल रहा है कि 3 असंरेखीय मतलब एक ही बिंदु में नहीं हो, मतलब एक ही रेखा पर ना हो 3 बिंदु। तो मान लो एक बिंदु यहाँ पर हो, ठीक है, एक बिंदु इधर कहीं पे हो और एक बिंदु इधर कहीं पे, मतलब तो इन 3 असंरेखीय बिंदु से कितने वृत्त जा सकते हैं। तो इन 3 असंरेखीय बिंदु, ये देखिए पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, इससे होकर केवल एक ही वृत्त जा सकता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन A 1। दूसरा प्रश्न जो है वो तो बहुत सरल है कि वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, है ना। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या ऐसे लिखते हैं। तो वृत्त का व्यास अगर 8 है तो त्रिज्या आप जानते होंगे, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2। व्यास बटे 2, तो व्यास है 8 सेंटीमीटर, तो आपकी त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, 8 की आधी होगी 4 सेंटीमीटर। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा बी, 4 सेंटीमीटर। ओके, आपको ये बनना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा वो है खालिस्तान पर आधारित है। वृत्त का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित होता है। केंद्र कहाँ स्थित होता है, देखिए ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे वृत्त बना दिया। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि मैंने वृत्त बनाया है, तो केंद्र आप देखिए अंदर है कि बाहर होता है। तो आपको पता है कि केंद्र जो रहता है वृत्त के अंदर रहता है। तो जो वृत्त का जो केंद्र होगा स्टूडेंट्स वो अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर की ओर होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा अभ्यंतर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी वृत्त से अधिक हो, वृत्त के खालिस्तान में स्थित होता है, अंतर भाग में कि बहिर्भाग में। देखिए भाई, वृत्त के अंदर तो आपको पता है केंद्र से जो भी दूरी रहेगी त्रिज्या होगी, और अगर उससे ज्यादा की दूरी अगर मानी जाए तो देखिए त्रिज्या से ज्यादा की अगर दूरी मानी जाए तो वृत्त के वो बिंदु डेफिनेटली निश्चित ही वृत्त के बाहर होगा। तो यहाँ पे आएगा आपका बहिर्भाग, तो ये होगा आपका बहिर्भाग। अगला, एक चाप खालिस्तान होता है जब इसके सिरे एक व्यास पर स्थित हो। मतलब वृत्त के सिरे अगर व्यास पर स्थित होंगे तो वह अर्धवृत्त होगा। ये देखिए ना आप, ये देखिए अगर मैंने डिवाइडर की हेल्प से, प्रकार की हेल्प से अगर ऐसा पाड़ दूं ऐसा, और दोनों व्यास अगर व्यास के दोनों सिरे, ये व्यास के आपको दोनों सिरे दिख रहे होंगे, तो ये आपको अर्धवृत्त बनी, ऐसे बनी आकृति आपको अर्धवृत्त दिखेगी कि नहीं। तो एक चाप अर्धवृत्त होता है। क्या होता है, अर्धवृत्त। यदि इसके व्यास एक सिरे पर है, देखिए इसके व्यास एक ही सिरे पर ही है। अगला 4th क्वेश्चन है, वृत्तखंड एक चाप और खालिस्तान के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड जो होता है वो चाप और किसके बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड जो होता है चाप और जीवा, कॉर्ड बोलते हैं इसे। ये देखिए वृत्त है तो इसके नीचे का जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा बोल दीजिए, चाहे ऐसा हिस्सा बोल दीजिए, चाहे ये देखिए वृत्त में ऐसा बोल दीजिए, ऐसा बोल दीजिए, तो ये जीवा कहलाती है। तो वृत्तखंड जो होता है वो चाप और जीवा के बीच का भाग कहलाता है।
और व्रत की सबसे बड़ी जीवा खलिस्थान होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। ये व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या है? उसका व्यास, क्योंकि देखिए व्यास ही सबसे बड़ी रेखा जो है जो व्रत के अंदर होती है। ठीक है, बाकी जो भी आपका जीवा होगी वो व्यास से हमेशा छोटी होती है। तो स्टूडेंट आपको ये बनना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 3 पे हमारे स्टूडेंट्स जो है सत्य और असत्य बताइए। तो पहला जो प्रश्न है हमारा वो है केंद्र को व्रत पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड व्रत की त्रिज्या होती है। देखिए ये देखिए कि केंद्र है, इसको व्रत के किसी भाग से, चाहे यहाँ बोल दो, चाहे यहाँ बोल दो, चाहे यहाँ बोल दो, चाहे यहाँ बोल दो, कहीं भी मिलाने वाला जो भाग होता है वो व्रत की त्रिज्या है। बिल्कुल सही है, तो ये आपका सत्य होगा। अगला, यदि व्रत में समान लंबाई की परिमित जीवाएं, एक व्रत में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है, ये स्टेटमेंट जो है, कथन जो है, ये असत्य है। इसके असत्य होने का कारण ये है क्योंकि व्रत में कभी जीवाएं बराबर नहीं होगी। कुछ छोटी भी रहती है, कुछ जीवा बड़ी भी रहती है ना, कुछ जीवा और बड़ी भी रहती है, कुछ और छोटी होती है। मतलब व्रत में जीवाएं अलग अलग मेजरमेंट की, अलग अलग माप की होती है, इसलिए ये असत्य माना जाएगा। जो हमारा तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट्स, उसे जरा ध्यान से देखेंगे आप सभी। तीसरा प्रश्न है, यदि एक व्रत को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। देखिए व्रत को अगर मैं 3 बराबर भाग में बांट दूं, ये तो इम्पॉसिबल है, व्रत को 3 बराबर भागों में बांटना ही असंभव है। पर भी अगर हम देखना चाहें तो देखिए, अगर हम व्रत को 3 बराबर भागों में बांट दें, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, 1 भाग 2 भाग 3, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये असत्य आएगा आपका कि व्रत को 3 बराबर भागों में बांटे। हाँ, 2 भागों में आप बराबर बांट सकते हो, 3 भाग में अगर उसको बांटा भी जाए तो उसका प्रत्येक भाग दीर्घचाप हो ही नहीं सकता। चलिए स्टूडेंट्स अगला देखते हैं अब हम। हमारा जो चौथा है, एक व्रत की जीवा उसकी लंबाई, व्रत की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, व्रत का व्यास होता है। बिल्कुल सही है ये। व्रत का सबसे, अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, व्रत की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। उसने बोला तो है कि व्रत की जीवा जिसको जो त्रिज्या से दुगनी हो व्यास कहलाता है। बिल्कुल सही है, त्रिज्या से दुगना हो, त्रिज्या से दुगना हो, ये त्रिज्या से दुगना हो व्यास तो कहलाता है। तो आपका सत्य आएगा स्टूडेंट्स। अगला देखिए, अगला है त्रिज्यखंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यखंड जो होता है वो जीवा और संगत चाप के बीच का नहीं होता। ये देखिए केंद्र और जीवा के बीच का जो दूरी होती है उसको त्रिज्यखंड कहते हैं। ये असत्य होगा। व्रत एक समतल आकृति है, व्रत एक समतल आकृति, ये भी आपका ठीक है, सत्य होगा। ये समतल प्लेन आकृति, प्लेन नहीं लीजिएगा, उठी हुई आकृति नहीं है, प्लेन है। ठीक है, अगला प्रश्न जो हमारा है वो है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दो। एक व्रत जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में बांट सकता है? एक व्रत जिस भी तल पर स्थित हो वो उसे 3 भागों में बांट सकता है। ठीक है, किसी तल पे स्थित होता हुआ व्रत उसको 3 भागों में बांट सकता है। तो इसका आंसर आएगा 3 भाग, 3 भागों में बांट सकता है। हमारा जो अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स देखिएगा उसे, हमारा अगला प्रश्न है उस जीवा को जो व्रत केंद्र से होकर गुजरती क्या कहते हैं? देखिएगा ये उस जीवा का नाम बताइए। आमतौर पे जो जीवा रहती है देखिए ऐसे कहीं से भी गुजर जाती है, पर ऐसी जीवा जो व्रत के केंद्र से गुजरे तो वो व्रत को 2 भागों में बांट देती है, जिसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम व्यास कहते हैं। व्रत की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है उसे हम व्यास के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है उस जीवा को जो व्रत केंद्र से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? स्टूडेंट से क्वेश्चन रिपीट है, यहाँ पे व्यास ही आएगा। पिछला क्वेश्चन भी इधर यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है गलती से। ओके, चौथा व्रत किसे कहते हैं? तो व्रत क्या होता है? व्रत एक ज्यामिति आकृति होती है। क्या होता है? व्रत एक ज्यामिति, व्रत एक ज्यामिति आकृति होती है। व्रत एक ज्यामिति आकृति होती है। व्रत एक ज्यामिति आकृति होती है जिसमें एक
केंद्र उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ओके, और ये आपको दिख रहा होगा, और एक समतल आकृति है, ये केंद्र है, वो क्या है केंद्र, यह एक समतल आकृति, यह एक समतल प्लेन, समतल को प्लेन बोलते हैं, समतल आकृति होती है, होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बनना चाहिए। जो हमारा 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न हमारा है, देखिए, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है अथवा नहीं। देखिए, दो वृत्त परस्पर दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, पहला वृत्त है और ये है आपका दूसरा वृत्त। ये दोनों अगर परस्पर एक दूसरे को बिंदु O पर क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, तो उनका लंब समद्विभाजक होता है। बिल्कुल सही है, समद्विभाजक होता है। तो हाँ, स्थिर होगा, स्थिर होगा। स्टूडेंट 4 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम सॉल्व करने वाले हैं। इसे जरा ध्यान से देखिएगा आप सभी, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 5 जो है हमारा, वो प्रमेय पे आधारित है। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न है वो है, बहुत सरल प्रश्न है, आप जरा ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र के साथ बराबर कोण आंतरित करती है। ये देखिए, वो ये कहना चाह रहे हैं कि दो वृत्त है, आपको दिख रहा होगा, एक वृत्त आपके सामने ये वाला है और एक वृत्त आपके सामने ये वाला है। ठीक है, तो इनकी जो जीवाएं है वो केंद्र के साथ समान कोण आंतरित करती है। तो देखिए, एक की जीवा ए बी है और एक की जीवा क्या है आपकी बी सी डी। एक वृत्त की जीवा ए बी है और दूसरे वृत्त की जीवा क्या है आपकी सी डी। ये केंद्र के साथ समान कोण आंतरित करती है अगर ये सर्वांगसम वृत्त है। तो देखिए, दिया है आपके सामने कि ए बी तथा सी डी जीवाएं, दोनों वृत्तों की जीवाएं है, आपको लिखना ही पड़ेगा। और सिद्ध क्या करना है कि समान कोण आंतरित करती। तो देखिए ना, समान कोण ए ओ बी, ये दिख रहा होगा आपको ए ओ बी, और दूसरा सी पी डी, समान कोण आंतरित करती है, हमको सिद्ध करना है ये वाला। ठीक है, ये वाला हिस्सा हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। और ये भी लिख सकते हो अगर चाहो तो यहाँ पे कि O और P वृत्त के केंद्र है। O और P क्या है, वृत्तों के केंद्र है। ये तो लिखा ही है कि केंद्रों और P पे सर्वांगसम, तो ये आप लिख सकते हैं। अब इसकी उत्पत्ति देखिए, बहुत सरल है ये। तो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज में अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाए, जैसे देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपको ए वाली भुजा और सीपी वाली भुजा बराबर दिख गई, बिल्कुल ठीक है। और एक केंद्र, ये त्रिज्या का काम भी कर रही है। क्या कर रही है, त्रिज्या का काम। इसलिए आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हो यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे आर भी लिख सकते हो। देखिए, बराबर आर त्रिज्या, और ये भी बराबर आर हो जाएगा, सॉरी हाँ आर। तो ये त्रिज्या का काम भी कर रही है। और देखिए, अगली जो भुजा है जो वो दिखाना चाह रहे हैं, अगली भुजा कौन सी आपकी, डीपी और बीओ बराबर है। तो डीपी वाली भुजा और बीओ वाली भुजा, ये भी त्रिज्या ही है। आप चाहो तो आर लिख सकते हो यहाँ पे, ये भी आपस में बराबर है। देखिए, सीडी और AB भी आपस में बराबर होंगे, CD और AB आपस में बराबर होंगे। तो तीन भुजाएं बराबर आ गई, आपको दिख रहा होगा, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। जब तीनों भुजा बराबर हो गई तो यहाँ पे साइड मतलब भुजा सर्वांग समता की शर्त लग गई। और जब तीनों भुजाएं ही सर्वांग सम है तो उनके बीच का जो कोण है वो भी क्या होगा, सर्वांग सम होगा, बराबर होगा। तो पहले बार में मैंने आपको पढ़ाया था, सम बताया था, पहले बार में हमें कोण को बराबर दिखाने के लिए पहले हमें त्रिभुज को बराबर दिखाना पड़ता है। तो हमारा जो त्रिभुज होगा वो होगा AOB, त्रिभुज AOB सर्वांग सम होगा CPD के। और जब त्रिभुज बराबर है तो आपका कोण भी बराबर होगा। यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है, ये कोण बन जाएगा। अतः कोण AOB और कोण CPD ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। और यहाँ यही आपको सिद्ध करना था, ये आप प्रूफ लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न जो हम करने वाले हैं वो उस प्रश्न का उल्टा था, अपोजिट था, उल्टा। तो देखिए, अगला प्रश्न जो है वो है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम त्रिभुज की जीवाएं उनके केंद्र के बराबर कोण आंतरित कर रही है। देखिए, जीवा जो है केंद्र के साथ बराबर कोण आंतरित कर रही है। जो जीवाएं है ये देखो केंद्र के साथ, देखो यहाँ पे ये वाला कोण बना, ये वाला कोण यहाँ पे बना, और ये जीवा सीडी के साथ ये वाला कोण बना। तो समान कोण आंतरित कर रही है तो जीवाएं बराबर होती है। तो जीवाएं बराबर मतलब मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे सिद्ध करना है कि AB और CD दोनों बराबर होगी। तो ज्ञात करना है, मैं ये लिखूंगा, दिया है मैं देखिए ज्ञात है, दिया है AB और CD दो जीवाएं है बिल्कुल, और दोनों वृत्त के केंद्र O और P है। ये तो आप लिख ही सकते हैं। और समान कोण आंतरित हो रहा है,
केंद्र O और केंद्र P समान कोण अंतरित कर रहे हैं, तो आप लिख ही सकते हैं। अब हमें दर्शाना है या सिद्ध करना है, क्या दर्शाना है कि GY बराबर है, मतलब AB व CD बराबर है, हमें दिखाना है। तो इसके लिए आप देखिए कोण हमको दिया है, भुजाएं बराबर है, उत्पत्ति में यहाँ पे कर देता हूँ, आप ऐसे देखिएगा इन ट्रायंगल त्रिभुज AOB व त्रिभुज CPD में, इन मतलब में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए AO बराबर CP बराबर R, ये आपकी त्रिज्या है। वैसे आप देख रहे होंगे कि OB बराबर PD बराबर भी R, ये भी आपकी त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में बराबर होती है, आपको पता है ये दोनों साइड की, है ना। तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं अब कि इसमें जब कोण बराबर है, कोण बराबर मतलब AOB बराबर हो जाएगा CPD के, ये आपस में बराबर है, ये दिया है हमें, तो आपका दिया है आ जाएगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, जब दो भुजाएं बराबर है, जब ये कोण बराबर है, तो आप यहाँ पे सर्वांग समता के नियम से ये भी बता सकते हैं कि जब दो भुजाएं बराबर है, कोण बराबर है, तो जो GY है, अतः AB और CD ये दोनों GY भी आपस में बराबर होगी, और ये होगा आपका प्रूफ। ओके, आप इसे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। हमारा जो अगला सवाल है, देखिए ये प्रमेय, ये भी प्रमेय है, इसके बाद के क्वेश्चन हल करने वाले हैं, जिसे मैं खुद आपको हल करके भी दूंगा। स्टूडेंट्स, ये है प्रश्न नंबर 7। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने पर खींची गई रेखा जीवा को पर लंब होती है। देखिए, वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए रेखा खींची गई, ये वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित, ये जीवा है, इसको समद्विभाजित करने के लिए हमने रेखा खींच दी है। खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है, जीवा पर लंब होती है मतलब जीवा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बन रहा है और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब OAM और OBM ये सब आपके क्या है, 90 अंश कोण है, इसमें आएगा, है ना। A और OMB आपके 90 अंश कोण है, तो दिया है, तो आपको दिख रहा है कि O वृत्त का केंद्र है, AB वृत्त की जीवा है, कि इसमें कोई शक है ही नहीं, AB से मध्य बिंदु M है जिसको हमने केंद्र से मिला है, इसमें कोई शक था ही नहीं। स्टूडेंट्स आप करेंगे। अब सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि कोण 90 अंश का कोण बन रहा है, मतलब OMA बराबर OMB इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने सर्वांग समता के लिए काम किया, यहाँ पे उत्पत्ति चल रही है। अब अगला आएगा हमारा उत्पत्ति, उत्पत्ति भी बोलते हैं इसको, उत्पत्ति भी बोलते हैं उत्पत्ति। तो उत्पत्ति में देखिए स्टूडेंट्स, त्रिभुज OAM और OBM में, OAM और OBM में अब क्या होगा, देखिए AO बराबर OB, AO बराबर OB, A और OB दोनों बराबर है। ये क्यों नहीं आएगा, यहाँ पे बराबर आएगा R त्रिज्या के कारण, किसके कारण, त्रिज्या के कारण। AM बराबर BM, AM भी देखिए स्टूडेंट्स, AM और BM बराबर, क्योंकि उसने बोला ये कि मध्य बिंदु पे समद्विभाजित करना, समद्विभाजित करना मतलब जीवा को समद्विभाजित करना, मतलब AM और BM बराबर होंगे, ये भी आपको दिया है, तो AM और BM ये आपका दिया है में आएगा, दिया है। और OM बराबर OM, देखिए स्टूडेंट्स, OM ये वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, और OM आपका जो है ये बाई तरफ के और दाई तरफ के दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो OM बराबर OM ये आपका वनिष्ठ आएगा। तो OAM और OBM ये दोनों बराबर हो जाएंगे, OAM और OBM ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और बराबर इसलिए लेंगे क्योंकि दोनों आपको दिख रहा होगा 90 अंश का है। OMB देखिए M 90 अंश का है, इसलिए बीच में आना चाहिए, M यहाँ पे भी बीच में और M यहाँ पे बीच में, तो OMA और OMB आपका 90 अंश होगा, ये आपका हो गया प्रूफ। ओके स्टूडेंट्स, आपको बनना चाहिए। अब हमारे जो प्रश्न है वो अगले हल करने वाले प्रश्न है, तो इससे आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को परिच्छेद करते हैं। तो देखिएगा, ये पहला वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, और ये दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को परिच्छेद कर रहे हैं। इसका एक का केंद्र को मैं P नाम देता हूं, एक के केंद्र को नाम देता हूं मैं Q। ठीक है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल केंद्रों P और Q केंद्र के बीच की जो दूरी है इसको लिख दिया जाता है 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल लिख दिया हमने। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहा है केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है, एक की त्रिज्या 5 है और एक की त्रिज्या कितनी है
देखिए प्रतिच्छेदी बिंदु को नाम P दे दिया, ए नाम दे दिया, और इस दूसरे के प्रतिच्छेदी बिंदु को नाम हमने दोनों वृत्त के B नाम दे दिया। तो हम P से A को भी मिला दे रहे हैं और P से किसको मिला दे रहे हैं, हम B को भी मिला दे रहे हैं। तो हमें जीवा की लंबाई बतानी है। जीवा की लंबाई मतलब AB बतानी है। क्या बतानी है मुझे, AB। तो देखिए भाई ये AB ये मुझे बताना है। तो देखते हैं, बहुत सरल है क्वेश्चन। तो ये तो आप देख पा रहे होंगे त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। तो ये देखिए केंद्र से लेके यहाँ तक की परिधि तक की दूरी, ये वाली त्रिज्या आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर का। और अब हमें क्या करना है, दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या है, ये देखिए ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या पता करना है, जीवा की लंबाई। जीवा मतलब AB की लंबाई मुझे पता करना है। ठीक है, तो जो केंद्र, इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, प्रतिच्छेदी बिंदु, इसको मैंने O नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसको, O नाम दे दिया। तो भाई मुझे अगर मेरा AO या BO निकल जाए, अगर AO या BO निकल जाए तो मैं AB को डबल कर सकता हूँ। AB क्या कर सकता हूँ, डबल। तो आपको दिख रहा होगा दिया है PA बराबर जो है 5 सेंटीमीटर है और PB बराबर भी 5 सेंटीमीटर है। PB बराबर 5 सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्या है बड़े वृत्त की। और AQ बराबर BQ, AQ बराबर BQ बराबर ये होगा आपका 3 सेंटीमीटर। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, आपको बनना चाहिए। तो मुझे AB जीवा जो है उसकी लंबाई ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना तो ये तो बहुत सरल है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिएगा सभी, ये कर्ण हो गया, लंब हो गया आपका, और ये आधार। तो देखिए इससे मुझे निकालना होगा। तो देखिए कर्ण का वर्ग, चूंकि कर्ण का वर्ग क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से धन आधार का वर्ग। तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 का वर्ग, और ये हो जाएगा आधार का, आधार ही रहेगा वर्ग। 5 का 25, 4 का 16, 16 प्लस आधार का वर्ग, 25 ये रहेगा, प्लस 16 इधर आके होगा -16 बराबर हो जाएगा आधार। और आधार को मैं AO लेना पड़ेगा मुझे, AO का वर्ग। तो AO का वर्ग बराबर 25 में 16 जाएगा 9, तो AO बराबर हो जाएगा 9, 9 का हो जाएगा वर्गमूल 3, मेरा AO आ गया। तो आपको पता होगा कि जो AB है, AB जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई जो आपकी AB है वो एक्चुअल में है क्या, वो है AO प्लस OB। और A और OB दोनों आपको पता है कि दोनों आपस में बराबर है। AO और OB दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिएगा AO की जगह मैं रखूंगा 3 और OB की जगह मैं रखूंगा AO, ये भी 3, तीनों 3 ही हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो जीवा AB है, जो ब्लू कलर से आपको दिख रही है, ये होगी 6 सेंटीमीटर की। ये आपको स्टूडेंट्स बनना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो ये दिया गया है आपको, 20 मीटर त्रिज्या वाला एक गोल पार्क, वृत्ताकार पार्क है, कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसके परिसीमा पर समान दूरी पर बैठे हैं, बराबर दूरी पर बैठे हैं। तो देखिए भैया ये एक क्या है, वृत्ताकार पार्क है, बिल्कुल वृत्ताकार पार्क है। इसके परिसीमन पर, परिसीमन मतलब बाउंड्री पे, बाउंड्री मतलब ये जो वृत्ताकार रेखा है इसमें 3 दोस्त बैठे हैं। तो एक दोस्त आपका मान लेते हैं कि यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा लेते हैं एक दोस्त को, एक को बैठा लेते हैं यहाँ पर और एक को बैठा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक दोस्त का नाम है अंकुर, ये अंकुर, ए अंकुर से A लिख देता हूँ, सैयद से S लिख देता हूँ और डेविड से D लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वृत्त का केंद्र ये O। तीनों को आपस में मिलवा देते हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। आपने देखे होंगे पहले के समय में खेल आता था कि एक खिलौना रहता था, दूसरा यहाँ पे उसके बीच में एक डोरी लगी रहती थी, एक इधर से बोलता था, दूसरा ऐसे सुनता था। तो वैसे उनके हाथ में डोरी है, तो डोरी को तीनों ने पकड़े हैं। जैसे अंकुर की जो डोरी है, एक उदाहरण के लिए मान लेते हैं, सैयद ने पकड़ा, सैयद की डोरी किसने पकड़ा, डेविड ने पकड़ा, और डेविड की डोरी किसने पकड़ा, अंकुर ने। इस टाइप से तीनों ने एक दूसरे की डोरी पकड़े हुए हैं। ठीक है, यह है केंद्र। ठीक है, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई, मतलब प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई मतलब आपसे AS, SD, AS मतलब अंकुर सैयद के बीच का दूरी, डोरी की, SD मतलब सैयद और डेविड के बीच की दूरी, और DA मतलब डेविड और अंकुश के बीच की दूरी। ये हमें पता करना है। तो देखिएगा भाई सभी ध्यान से। तो सबसे पहले त्रिज्या दी है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए ये केंद्र है, केंद्र से लेके A वाली दूरी, S वाली दूरी, D वाली दूरी, ये सब आपकी 20 सेंटीमीटर कहलाएगी। तो ये हो गया आपकी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी अब मैं इसको ऐसा मिलवा दे रहा हूँ इस रेखा को इसमें, और इसको नाम देता हूँ मैं E।
इसको मैं नाम देता हूँ ई या पी, चलो बी नाम दे देते हैं, बी नाम देते हैं हम इसको बी। तो आपको एओ मिला है, एओ तो दिया है, आपको पता है, जरा ध्यान दीजिए दिया है, देखिएगा आप, मैं आपको बिल्कुल ईजी ढंग से करा रहा हूँ, थोड़ा सा कठिन है पर मैं आपको बिल्कुल ईजी ढंग से करवा रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए सभी, हमको दिया है कि एओ बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर है। आपको ये पता होगा स्टूडेंट्स कि जो माध्यिका रहती है, त्रिभुज की जो माध्यिका रहती है, माध्यिका एडी माध्यिका है और इसका जो केंद्र है ओ, तो माध्यिका जो है, चलिए अगली स्लाइड में देख लीजिए, थोड़ा छोटा है यहाँ पे, अगली स्लाइड में देख लीजिए आप। देखिए ये त्रिभुज है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज है, ये त्रिभुज से मैंने एक माध्यिका पढ़ा, मतलब एक लाइन पढ़ा, और ये त्रिभुज का क्या होगा केंद्र। तो माध्यिका जो है उसको केंद्र 2:1 में बांटना है, मतलब ऊपर का भाग 2 रहता है और नीचे का भाग 1 रहता है। मतलब अगर मैं इसको ए बी को ऐसे लिख रहा हूँ, एओ बटे बीओ, एओ बटे बीओ, तो मुझे एओ का 2 भाग और बीओ का 1 भाग। केंद्र जो है वो माध्यिका को 2:1 में बांटता है। उसी चीज को यहाँ पे ध्यान देना है कि जो एओ है वो है 20 सेंटीमीटर, तो जो ओबी होगा, ओबी वो होगा आपका आधा। देखो क्योंकि आप सीधे कारण रखना कि एओ अपॉन बीओ बराबर होता है 2:1, केंद्र माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो अगर ये एओ डबल है तो बीओ उसका आधा है, तो एओ अगर 10 से 20 है तो बीओ उसका आधा होगा, आधा मतलब 10 होगा। तो इस टाइप से आपका जो ए बी होगा, ए बी वो हो जाएगा आपका एओ प्लस ओबी। तो ए बी जो होगा आपका वो होगा 20 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर, तो ए बी जो होगा आपका वो होगा 20 और 10 30 सेंटीमीटर, ये आपको बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि सब आपस में समान दूरी पे बैठे। देखिए तो बी वाला जो बिंदु है, बी वाला बिंदु, उसने एस को और डी को बराबर भाग में बांट दिया, तो मान लेते हैं कि ये वाला भाग बी से एक्स सैयद तक का एक्स है और डेविड तक का बी से एक्स है। तो एक्स एक्स ये आपका हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, एक एक्स और एक एक्स कितना होगा 2x, और सभी डोरियां समान लंबाई की है। मतलब ये बन गया आपका समबाहु त्रिभुज, मतलब एस और डी 2x है तो ए और एस भी 2x होगा और ए और डी भी आपका कितना होगा 2x होगा, ये आपको बनना चाहिए। तो अब इसी चीज को हम ध्यान से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए आपको दिख रहा होगा ए बी एस, ये आपको दिख रहा होगा ए बी, ये आपका बी है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे फिगर खराब हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा के फिर से बी एच एस लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए बी, तो ए बी एस आपका है समकोण त्रिभुज। ए बी एस क्या है आपका समकोण त्रिभुज, जिसमें कर्ण है 2x, लंब है x और आधार है 20, सॉरी कर्ण है 2x, आधार है x और लंब है आपका 20 और 10 30, ए बी 30। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया जाए यहाँ पे। तो त्रिभुज को देख लीजिए, ABS में पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABS में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण जो है आपका आपने देख लिया 2x का वर्ग है, लंब जो आपने देख लिया वो x है और आधार जो आपने देखे 20 और 10 30 का वर्ग है। 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और x का वर्ग होगा बराबर x का वर्ग रहेगा और 30 का 3 3 9 और 10 का 100 900 हो जाएगा। 30 का गुणा करोगे तो 900 आएगा 30 का वर्ग। तो 4x का वर्ग यहाँ पे है ही, धन x का वर्ग इधर आके माइनस x का वर्ग होगा बराबर होगा आपका 900। तो 4x और 3 एक में से एक x जाएगा तो 3x का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 900। तो ये आपका हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, x का वर्ग बराबर हो जाएगा 900 भागे 3 जो गुणा में है भाग में आएगा, 3 एकम 3 3 3 9 300। तो x बराबर 300। क्या मैं 300 कैसे लिख सकता हूँ? क्या 3 गुणित 100, तो x रहेगा 100 से बाहर निकलेगा 10, अंदर रहेगा करनी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका इतना आ गया। अब देखिए ये तो x है, बाकी पूरी भुजाएं की जो डोरी की लंबाई है, अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड से अंकुर, तो ये पूरी डोरी है 2x। डोरी कितनी है 2x। तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई जो होगी, जरा ध्यान दीजिए, अंकुर से सैयद, सैयद से डेविड और डेविड से अंकुर बराबर होगी 2x। तो 2 रहेगा x का मान तो आपका स्टूडेंट यहाँ पे आ ही चुका है मीटर, 2x। तो 2 रहेगा, x की जगह आएगा 10√3 मीटर, तो 10 दूनी 20 वर्गमूल 3 मीटर। ये भी आपका सही है स्टूडेंट, है ना। तो डोरी की लंबाई आपकी कितनी आएगी 20 वर्गमूल 3 मीटर।
फिर वर्गमूल 3 का मान 1.73 होता है, अगर आप रखना चाहे तो रखिए, नहीं तो यहाँ तक आपको पूरे फुल मार्क्स मिल लेंगे।